हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सारणिक के तृतीय कोटि, उप सारणिक और सखंड का प्रसार देखेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार। चलिए शुरू करते हैं तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार। तो तृतीय कोटि का अर्थ क्या होता है? जिसपे तीन पंक्ति और तीन स्तंभ होते हैं, ऐसा हमको सारणिक लेना है। क्योंकि द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, अब जो है तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार कैसे किया जाता है वो देखते हैं। इसके लिए एक सारणिक मान लेते हैं। क्या है? पहले स्तंभ का अवयव है A1 A2 A3, दूसरे स्तंभ का अवयव है B1 B2 B3 और तीसरे स्तंभ का अवयव है C1 C2 C3। ठीक है, इस पे पहला पंक्ति कौन सा है? A1 B1 C1, दूसरा पंक्ति A2 B2 C2, तीसरा पंक्ति A3 B3 C3। ठीक है, तो इसको जो है हम R1 के सापेक्ष, पहला पंक्ति मतलब R1 होता है, दूसरा पंक्ति मतलब R2 होता है, तीसरा पंक्ति मतलब R3 होता है। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ठीक है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हमारा क्या मान मिलेगा? ये देखिए A1, इस पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका छूट जाएगा B2 B3 और C2 C3, यहां पास आ जाएगा B2 B3 C2 C3। फिर आपका ऋण B1। ठीक है, B1, इसके बाद जो है इसको ऐसे छोड़ देंगे तो क्या बच रहा है? A2 A3 C2 C3, A2 A3 C2 C3। ठीक है, इसके बाद C1 के लिए लेंगे तो इसको ऐसे आप छोड़ दीजिए तो क्या बच रहा है? A2 A3 B2 B3, यहां आ जाएगा A2 A3 B2 B3। ठीक है, अब इसका द्वितीय कोटि का प्रसार आपका कैसे होता है ये तो आपको पता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ इसको सबसे पहले आपको समझा देते हैं। पहला पंक्ति का जब आप अवयव लेंगे तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का कोई भी अवयव इसमें शामिल नहीं रहेगा, तो जो आपका बच जाएगा, ठीक है, ये इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और इसको छोड़ देंगे तो आपका क्या बच रहा है? B2 B3 C2 C3। ठीक है, फिर B1 के लिए लेंगे, B1 वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, ये B1 और इसको ऐसे छोड़ देंगे तो क्या बच रहा है? A2 A3 C2 C3। इसमें अगर आप C2 और C3 को पहले लिखेंगे, A2 और A3 को बाद में लिखेंगे तो यहां पास धन का चिन्ह प्रयोग होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मतलब इसमें दूसरा स्तंभ को आप पहले लिखेंगे और पहले स्तंभ को दूसरे स्थान पर लिख देंगे तो यहां पास धन का चिन्ह प्रयोग होगा। लेकिन अगर इस क्रम में लिखते हैं तो आपका ऋण का चिन्ह
प्रयोग होगा। कहने का अर्थ ये है कि दूसरे स्तंभ के पहले वाला अवयव लेंगे तब जो है ऋण का चिन्ह लगेगा, और दूसरे स्तंभ के बाद वाला अवयव लेंगे तो आपका धन का चिन्ह लगेगा पहले ना। और बाकी आपका C1 के लिए ये आप छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, A2 A3 C2 C3। अब इसका प्रसार आपको पता है कैसे होता है, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, ठीक है। ये आ जाएगा A1 B2 C3 ऋण B3 C2। इसके बाद आ जाएगा ऋण B1 इस वाले का इसके साथ गुणा, A2 का C3 के साथ गुणा, ऋण A3 का C2 के साथ गुणा, A3 का C2 के साथ गुणा, ठीक है। ये आपका आएगा। इसके पश्चात अगला पद क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा C1 A2 का B3 के साथ, A2 का B3 के साथ, और A3 का ऋण A3 का B2 के साथ गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है, सारणिक का प्रसार किया जाता है। तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार इस तरह से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है अगला टॉपिक उप सारणिक का प्रसार। इसके बाद देखते हैं उप सारणिक, जिसको बोला जाता है माइनर, ठीक है। और इसको दर्शाते हैं किससे, कैपिटल एम से, ठीक है। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से। उप सारणिक को कैपिटल एम से दर्शाते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, माइनर, ठीक है। हम जो है तृतीय कोटि का सारणिक का उप सारणिक निकालना देखते हैं। द्वितीय कोटि का तो बहुत ही सरल है, ठीक है। तृतीय कोटि का सीधा जो है हम देखते हैं। इस पे हम मान लेते हैं क्या, एक सारणिक है जिसका अवयव है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये जो आपका A11 लिखा गया है इसका अर्थ आपको बता देते हैं। इसमें जो पहला एक है वो पंक्ति को दर्शाता है और दूसरा एक है वो स्तंभ को दर्शाता है। मतलब A11 का अर्थ आपका क्या होगा, पहला पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। A12 का अर्थ क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। वैसे ही A13 का क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, ठीक है। ये आपका होता है। इसमें जो है हम जो है इस पे कितने उप सारणिक निकलेंगे ये आपको बता देते हैं। टोटल कितने अवयव हैं। अगर आपको प्रश्न में क्या बोला जाता है, सभी उप सारणिक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये अगर आपके प्रश्न में आता है तो कुल कितने अवयव हैं वो आप गिन लेंगे। तो 3 तिया 9, 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है, ठीक है। तो 9 अवयव हैं, तो 9 जो है उप सारणिक मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपका, चलिए पहला हम ज्ञात करते हैं A11 का उप सारणिक। A11 का उप सारणिक क्या आता है, तो A11 का उप सारणिक आपका आता है M11। A11 है तो उसको लिखेंगे क्या, M11, ठीक है। A11 है तो उसको लिखेंगे M11। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखना बहुत सरल काम है। पहला पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है,
तो 1 1 आपका आएगा। पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव रहेगा तो 1 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या मान आएंगे उसको आपको देखना है। यहाँ पास उपसारणिक निकालना है। उपसारणिक का अर्थ क्या होता है ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। उप मतलब होता है भाग, सारणिक का भाग, सारणिक ये है उसका भाग जो है हमको निकालना है इसमें, जिसमें कुल कितने भाग निकलेंगे, 9 भाग निकलेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपका पहला भाग है A11। ठीक है, A11 का उप सारणिक क्या होगा, M11। ठीक है, जिसमें आपके 1 1 लिखा है तो पहला पंक्ति, ठीक है, पहला पंक्ति और पहले स्तंभ का कोई भी अवयव इसमें शामिल नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा A22, A32 और ये आ जाएगा A23 और A33। ठीक है, ये आपका आएगा। इसके बाद दूसरा निकालते हैं A12 का उप सारणिक। A12 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, M12 इक्वल, यहां पास आएगा पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का कोई भी अवयव शामिल नहीं रहेगा। ये वाला आपका अवयव नहीं रहेगा, ये दोनों अवयव भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, इस पे आ जाएगा A21, A21, A31 और ये आएगा A23 और A33। ठीक है, इसमें पहले वाले में 1 नहीं है और दूसरे वाले में 2 आपका नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है A12 का उप सारणिक इस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो इस पे जो है दूसरा स्तंभ, पहले तो लेते हैं पहला पंक्ति। ठीक है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का कोई भी अवयव शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या चीज शामिल रहेंगे, आपका पहला पहला जो आपका क्या है, सॉरी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, और यहां पास आ जाएगा क्या, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव जो है शामिल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 1 3 के लिए ज्ञात करते हैं। ये हमारा सारणिक था जिसमें 2 मान हम लोगों ने 2 उप सारणिक ज्ञात किए थे। अब चलिए तीसरा ज्ञात करते हैं A13 का, A13 का उप सारणिक क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका M13, जिसपे आपके पहला पंक्ति, ठीक है, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ठीक है, ये आपका पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का कोई भी अवयव इसमें शामिल नहीं रहेगा। तो क्या शामिल रहेंगे, A21 31, A22 32। ठीक है, क्या रहेंगे, A21 A22 A31 A32। ठीक है, तो चलिए यहां पास लिखते हैं क्या, A21 A22 A31 A32। ठीक है, बाकी आप इसका प्रसार कैसे करते हैं वो तो आपको पता ही है। ठीक है, द्वितीय कोटि का सारणी का प्रसार। चलिए अब निकालते हैं A21 का उप सारणी। 21 का उप सारणी ये आपका आ जाएगा M21। इसमें जो है दूसरा पंक्ति, ठीक है, ये आपका
दूसरा पंक्ति, ठीक है, का कोई भी अवयव शामिल नहीं रहेगा, दूसरा पंक्ति का कोई भी अवयव शामिल नहीं रहेगा, ये वाला, ठीक है, और पहले स्तंभ का, ठीक है, पहले स्तंभ ये और दूसरा ये। तो आपका क्या बच रहा है, इस पे बच रहा है आपका, इसमें बच रहा है A12 13 32 33, ठीक है, ये आपका बच रहा है A12 13 और यहां पास आपका बच रहा है A32 A33, ठीक है। तो इस तरह से ज्ञात किया जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं A22 का उपसारणी। A22 का उपसारणी ये आ जाएगा M22, ठीक है। इसमें आपके दूसरा स्तंभ का कोई अवयव नहीं रहेगा और दूसरा पंक्ति मतलब A21 और 23 वाला अवयव नहीं रहेगा। तो क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा आपका क्या A11 A31 A13 और A33, ठीक है, ये आपका आएगा। इसके पश्चात अगला है A23 का उपसारणी। ठीक है, इसका A23 का उपसारणी ये हो जाएगा M23 इक्वल, इसमें जो है दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ मतलब आपका ये वाला, ठीक है, और ये वाला आपका नहीं रहेगा। और कौन सा नहीं रहेगा, ये आपका नहीं रहेगा। तो क्या आ जाएगा इस पे, इसमें आ जाएगा A1112, ठीक है, क्या आ जाएगा A1112, ठीक है, A3132 A3132, ठीक। तो इस तरह से क्या किया जाता है, उपसारणी ज्ञात किया जाता है। अब देखते हैं अगला A31 लिखा है मतलब तीसरा पंक्ति और पहले स्तंभ का कोई भी अवयव इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। तीसरा पंक्ति कौन सा है, ये वाला है, इसका कोई भी अवयव शामिल नहीं रहेगा, साथ ही साथ इसका कोई भी अवयव शामिल नहीं रहेगा। तो क्या आपका बचेगा, यहां आएगा A12132223, ठीक है, क्या आ जाएगा, यहां आएगा A1213 और ये आ जाएगा 2223, ये हो जाएगा 22 और 23, ठीक। इसके पश्चात अगला है इस पे A32 का उपसारणी। क्या आ जाएगा, A32 का उपसारणी ये हमारा आ जाएगा M32, ठीक है, M क्या आ जाएगा 32, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का कोई भी अवयव इस पे नहीं रहेगा। तो क्या आ जाएगा, यहां पास तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहना चाहिए। तो A1121 A13 और A23 ये आपका क्या आएगा, A32 का उपसारणी। इसके बाद A33 का उपसारणी, इसका जो है उपसारणी क्या आ जाएगा
3 3 बराबर तीसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ, तीसरा पंक्ति ये है, ठीक है, और तीसरा स्तंभ ये वाला है, इसका कोई भी अवयव शामिल नहीं रहेगा। तो क्या शामिल रहेगा? A11 A21, ठीक है, A12 और A22, ठीक है। तो यहां पास क्या आ जाएगा? यहां पास आ जाएगा हमारा A11 A21 A12 और A22। तो इस तरह से कुल 9 अवयवों का उप सारणिक आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। कितने? कुल जो है 9 अवयवों का उप सारणिक आपको बता दिया गया है, जिसका जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये पता रहेगा तो किसी भी अवयव का अगर आपको उप सारणिक ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आप ज्ञात कर लेंगे, उप सारणिक अगर आपको निकालना आता है तो सहखंड निकालना बहुत ही सरल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सहखंड, जिसको बोला जाता है कोफैक्टर, और इसको दर्शाया जाता है C से या फिर A से, ठीक है। C से भी दर्शाया जाता है और A से भी दर्शाया जाता है, ठीक है। C से भी दर्शाया जाता है और A से भी दर्शाया जाता है। और इसके लिए आपका एक सूत्र होता है, क्या होता है? AIJ इक्वल रीड एक की घात I धन J, और ये आपका आता है MIJ, ठीक है। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या सूत्र है? AIJ बराबर आपका होता है रीड एक की घात I धन Z MIJ, ठीक है। जिसमें I जो है पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है और J जो है स्तंभों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। I जो है पंक्तियों की संख्या को, J जो है स्तंभों की संख्या को, ठीक है। M जो है उप सारणिक है, M जो है वो क्या है? उप सारणिक है, ठीक। चलिए इस पे जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सारणिक ले लेते हैं। ये है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 और 33, ठीक है। ये आपका एक सारणिक है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक सारणिक है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? सहखंड, ठीक है। तो ए इसमें भी कुल जो है 9 जो है सहखंड ज्ञात होंगे, जिसपे आपका A11 का सहखंड क्या हो जाएगा? A11 का सहखंड A11 ले सकते हैं या C11 भी लिया जा सकता है, ठीक है। दोनों लेते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक आपको प्रयोग करना है, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा? ऋण 1 की घात 1 धन 1, और यहां आ जाएगा M11। ऋण 1 की घात कितना हो जाएगा? 1 धन 1 2 हो जाएगा, और 2 आएगा मतलब सम संख्या, और ऋण 1 की घात अगर सम संख्या रहे तो क्या आता है? धनात्मक मान आता है। और M11
का मान जो है हमने अभी ही ज्ञात किया है। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से आप देख सकते हैं। पहला पंक्ति, ठीक है, पहला पंक्ति ये, और पहले स्तंभ का कोई भी अवयव शामिल नहीं रहेगा तो क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा A22, ठीक है, A22, A32 और आ जाएगा A23, A33, ठीक है। ये आपका A11 का क्या है, A11 का सखंड है। ठीक है, क्या है, A11 का सखंड है। इसके बाद A12 का सखंड, A12 का सखंड देखते हैं। इस पे आपका आ जाएगा, हम जो है ए का ही प्रयोग कर रहे हैं, आप चाहे तो सी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, सी का। हम जो है ए का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों में से कोई सा एक आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, यहां तो वर्ड लिख दिए सखंड। ठीक है, तो ये आपका A12 इक्वल आपका आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 2, और ये हो जाएगा M12। ठीक है, ऋण 1 की घात कितना हो जाएगा, 1 धन 2 बराबर 3। ठीक है, ऋण 1 की घात 3 विषम संख्या तो ऋण का आएगा। ठीक है, चिन्ह क्या आ जाएगा, ऋण का आएगा। जब भी आपका इन दोनों का योग 1 और 2, इन दोनों का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पंक्ति और स्तंभ, इन दोनों का जो योग है विषम आएगा, उसमें आप क्या कर देंगे, ऋण का चिन्ह सामने में लगा देंगे। ठीक है, अब 1 2 कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए पहला पंक्ति को आपको छोड़ना है। ठीक है, पहले पंक्ति को आपको छोड़ना है और दूसरा स्तंभ को आपको छोड़ देना है। तो आपके पास कौन सा अवयव दिख रहा है, A21 31, A22 सॉरी A23 और A33। ठीक है, ये आपका यहां पर आएगा, क्या आ जाएगा, A21, A31, A23 और A33। ठीक है, ये आपका आएगा। इसके पश्चात अगला देखते हैं 1 3 का उपसारणिक। चलिए यहां पर लिखते हैं A13 का सखंड। ठीक है, ये आ जाएगा A13, यहां पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 3, और ये हो जाएगा M13। ठीक है, क्या आ जाएगा, M13। अब इसका मान क्या आएगा, यहां से आप देख सकते हैं। इस पे आपका पहला पंक्ति ये वाला आपको नहीं लेना है। ठीक है, और तीसरा स्तंभ ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहां पर, A21 22 31 32। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। यहां पास सबसे पहले तो चिन्ह देख लीजिए, चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह आ जाएगा 1 धन 3 बराबर 4, सम संख्या है तो धन का आएगा। ठीक है, इसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए तो क्या बच रहा है, A21 31 22 32। यहां पास आ जाएगा क्या, यहां आ जाएगा आपका 21 31 22 और 32। ठीक है, ये आपका आएगा। इसके पश्चात आगे जो है अगले अवयवों का ज्ञात करते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं A21 का, A21
A21 का सहखंड, ठीक है, A21 का सहखंड ये हो जाएगा A21 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 1 और यहां आ जाएगा M21। अब इस पे ये वाला आपका क्या है, पंक्ति नहीं रहेगा, ठीक है, दूसरा पंक्ति आपका नहीं रहेगा और ये दोनों अवयव भी नहीं रहेंगे। तो क्या अवयव आपको दिख रहे हैं, A12, ठीक है, A12, 32, 13 और 33, इसको छोड़ना है और दूसरा पंक्ति को छोड़ना है, ठीक है। यहां पास सबसे पहले तो चिन्ह क्या आ जाएगा, 2 धन 1 बराबर 3, 3 जो है विषम संख्या है तो ऋण का चिन्ह आएगा। और क्या बताया आपको, दूसरा पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव नहीं रहेगा तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 2, ठीक है, 1 2 3 2 और 1 3 और A33 ये आपका आएगा, ठीक है। इसके पश्चात अगला है A22 का सहखंड, ये आपका आएगा A22 इक्वल ऋण 1 की घात 2 धन 2 M22। तो चलिए पहले चिन्ह को देख लेते हैं, ऋण 1 की घात 2 धन 2 बराबर 4 आ जाएगा, सम संख्या आ रहा है तो धन का आएगा, ठीक है। इसके बाद सारणिक उपसारणिक क्या आएगा, 2 2 बोल रहा है मतलब आपका दूसरा पंक्ति नहीं रहेगा और दूसरा स्तंभ का अवयव नहीं रहेगा, ये वाला आपका नहीं रहेगा और ये आपके नहीं रहेंगे। तो क्या आ जाएगा, A11, A31, A13 और A33, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आएगा A11, A31, A13 और A33, ठीक है, ये आपका आएगा। इसके पश्चात अगला है क्या, A23 का उपसारणिक, सॉरी, A23 का सहखंड, ये आ जाएगा A23 ऋण 1 की घात 2 धन 3, ये आ जाएगा M23, ठीक है, जिसपे आपका 2 धन 3 तो यहां पर चिन्ह आ जाएगा क्या, ऋण का, ठीक है, क्या आ जाएगा, चिन्ह ऋण का आएगा। इसके पश्चात क्या मान आएंगे, तो यहां पर आप देखेंगे दूसरा पंक्ति, ठीक है, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ का कोई भी अवयव शामिल नहीं रहेगा। तो क्या आपके बच रहे, A11, A11, A31, A12 और A32, ये आपका क्या आ जाएगा, उपसारणिक होगा। क्या, A11, A31, A12, A32। चलिए अब अगला देखते हैं तीसरे पंक्ति का। चलिए अब तीसरे पंक्ति का जो है पहले अवयव का निकालते हैं, A31 का सहखंड, ठीक है, A31 का सहखंड ये आ जाएगा A31 ऋण 1 की घात 3 धन 1 M31, ठीक है। इसके पश्चात यहां पास आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 धन 1 बराबर हो जाएगा 4, सम संख्या आ रहा है, ठीक है।
इस पे आ जाएगा आपका क्या कि जो है ये आपका कौन सा तीसरा तीसरा जो है पंक्ति ये वाला, और पहला स्तंभ, इसका अवयव आप छोड़ दीजिए। क्या आपके पास बच रहा है? A12, A22, A13, A23। ठीक है, यहां पास आ जाएगा A12, A22, A13 और A23। ठीक है, ये आपका आएगा। इसका A13 का शाखंड क्या आ जाएगा? ये आएगा A12, A22, A13, A23। इसको आप हल करेंगे तो जो मान आपको प्राप्त होगा वही इसका शाखंड होगा। ठीक है, इसके पश्चात अगला अवयव का देखते हैं। इस पे है A32 का शाखंड। इसका जो है शाखंड ज्ञात करते हैं। ये आ जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा A32। ठीक है, A32 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 2 और ये आ जाएगा M32। ठीक है, इस पे जो है आपका सबसे पहले तो चिन्ह देख लेते हैं। ऋण 1 की घात 3 धन 2 बराबर 5 हो जाएगा, मतलब विषम संख्या आ रहा है। ऋण 1 की घात विषम संख्या जब हो तो ऋण चिन्ह आता है, ये आपका ऋण चिन्ह आ जाएगा सामने। इसके पश्चात क्या करना है आपको? तीसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ, मतलब ये वाला आपका, और कौन सा वाला? ये वाला आपको अवयव नहीं लेना है। ठीक है, तो कौन सा अवयव आपका बच गया? A11, A11, A21, A13 और यहां आ जाएगा A23। ठीक है, ये आपका आएगा। ठीक, इसके पश्चात देखते हैं अगला। अगला है हमारा A33 का शाखंड। ये आपका आ जाएगा A33 इक्वल ऋण 1 की घात क्या आ जाएगा? 3 धन 3 और ये हो जाएगा M33। ठीक है, अब इस पे क्या आएगा? ऋण 1 की घात 3 धन 3 बराबर हो जाएगा क्या? 6। 6 जो है वो सम संख्या है और सम होने के कारण ऋण 1 का घात सम संख्या हो धन चिन्ह आएगा। ये आपका सामने में धन का चिन्ह लगेगा, उसको जो है दर्शाने की जरूरत नहीं है। अब इस पे क्या देखना है? तीसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ। ठीक है, तीसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव आपको नहीं लेना है। तो कौन कौन सा अवयव आ जाएगा? A11, A21, A12 और A22। तो ये आ जाएगा A11, A21, A12 और ये आ जाएगा आपका 22। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुल जो है हमने 9 शाखंड भी जो है वो आपको ज्ञात करके बता दिए। ठीक है, यदि आपको उपसारणिक निकालना नहीं आ रहा था तो इस शाखंड वाले भाग में जो है वो भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे आपको ज्ञात करना है। तो इसका आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे ताकि आपको उपसारणिक और शाखंड निकालना आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, खास तौर से शाखंड ज्ञात करना। शाखंड अगर आपको निकालना आएगा
तो उपसारणिक निकालना तो आपको आ ही जाएगा, क्योंकि उपसारणिक का ही भाग, ठीक है, सहखंड का भाग ही क्या है, उपसारणिक आपका होता है। ठीक है, क्योंकि सहखंड में जो है उपसारणिक आपको ज्ञात करना ही पड़ता है, बस चिन्ह आपका क्या है, लेना पड़ता है। और वो भी आपको बता दिए 3 1 है, तो 3 और 1 को ऐड कर दीजिए, 4 होगा, तो सम आएगा, मतलब चिन्ह धन का। 3 2 मतलब 3 धन 2 5 ऋण का, 3 धन 3 6 सम आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, धन का। इस तरह से क्या है, उपसारणिक, सहखंड और तृतीय कोटि के प्रसार कैसे किया जाता है वो हमने आज देखा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.2 को विस्तार से समझेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।